हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BECE 214 एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहले हमें बताना है कि इंडिया में लैंड उसका पैटर्न कैसे बदला है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फैलो लैंड्स, ETC, और किस तरह चेंजेस आए। दूसरे पार्ट में हमें सोशल फॉरेस्ट्री के टाइप समझाना है, यानी कम्युनिटी के लिए ट्री प्लांटेशन और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तरीके। आंसर। इंट्रोडक्शन। लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न का मतलब है लैंड को अलग अलग काम के लिए कैसे यूज किया जा रहा है, खेती, फॉरेस्ट, हाउसिंग, इंडस्ट्री या वेस्ट लैंड। इंडिया जहां एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, वहां लैंड उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और सर्वे से पता चलता है कि समय के साथ क्या चेंजेस आए। सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी के लिए ट्रीज उगना और फॉरेस्ट मैनेज करना जहां लोगों की जरूरत पूरी हो सके। इस आंसर में हम दोनों टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे। मेन बॉडी। 1, इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन के ट्रेंड्स। ओवरव्यू। इंडिया का टोटल एरिया लगभग 328.7 मिलियन हेक्टेयर्स है। मेन लैंड यूजर्स। नेट सोन एरिया, जो खेती के लिए यूज होता है। फॉरेस्ट एरिया, नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस, घर, इंडस्ट्री। बैरन लैंड और फेलो लैंड। एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा लैंड यूज करता है, पर रीजन वाइज फर्क है। बी, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। 1950 के बाद खेती पर ज्यादा फोकस था, फॉरेस्ट कवर कम था, 14%। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 to 70। नेट सोन एरिया और इरिगेशन बढ़े, फैलो लैंड कम हुआ। आज के समय अर्बनाइजेशन की वजह से एग्रीकल्चरल लैंड स्टैग्नेट हो गया। फॉरेस्ट कवर थोड़ा इंप्रूव हुआ पॉलिसीज और एफॉरेस्टेशन के कारण। वेस्टलैंड रिक्लेम करने के प्रोग्राम्स आए। सी, चैलेंजेस। जमीन का टुकड़े टुकड़े होना, फ्रैगमेंटेशन। सॉइल डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवरयूज। सिटीज के एक्सपेंड होने से खेती की जमीन कम हो रही है। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की जरूरत है। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 और ग्रीन इंडिया मिशन से फॉरेस्ट कवर में सुधार हुआ। 2, लैंड यूज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। फिजिकल, मिट्टी की क्वालिटी, क्लाइमेट, वाटर। टेक्नोलॉजिकल, इरिगेशन, मशीन्स, हाइब्रिड सीड्स। सोशियो इकोनॉमिक, लैंड ओनरशिप, रिफॉर्म्स, पॉपुलेशन। पॉलिसी, लैंड सीलिंग, फॉरेस्ट पॉलिसीज। 3, सोशल फॉरेस्ट्री के टाइप्स। डेफिनेशन। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब है ऐसे एरिया में ट्रीज उगना जहां लोगों की फ्यूल, फॉडर और छोटी टिम्बर की डिमांड पूरी हो सके। ऑब्जेक्टिव्स, नेचुरल फॉरेस्ट पर प्रेशर कम करना, एनवायरनमेंट सुधारना, रूरल एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेस देना। टाइप्स, फार्म फॉरेस्ट्री, प्राइवेट लैंड या खेतों के किनारे पर ट्रीज लगाना, फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम और फ्यूल मिलता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, गांव के कॉमन लैंड पर प्लांटेशन, कम्युनिटी के फायदे के लिए। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, रोड्स, कनाल्स, रेलवे के किनारे पे प्लांटेशन, एनवायरनमेंट और ब्यूटिफिकेशन के लिए। एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप्स और ट्रीज एक साथ उगना, प्रोडक्टिविटी और बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है। एग्जाम्पल, गुजरात और वेस्ट बंगाल में सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए। कंक्लूजन, इंडिया का लैंड यूज पैटर्न इकोनॉमिक नीड्स और एनवायरनमेंट दोनों को दिखाता है। एग्रीकल्चर मेन है, पर अर्बनाइजेशन और ओवरयूज से स्ट्रेस हो रहा है। सोशल फॉरेस्ट्री एक इफेक्टिव तरीका है एनवायरनमेंट और कम्युनिटी नीड्स को बैलेंस करने का। सस्टेनेबल लैंड यूज और पब्लिक पार्टिसिपेशन फ्यूचर के लिए जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंडियन एग्रीकल्चर में कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है। आपको बताना है कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब, इसका इंपॉर्टेंस, सोर्सेस, ट्रेंड्स और चैलेंजेस। एग्जाम्पल्स और डाटा देना तो और भी अच्छा होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है नए प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करना, जैसे कि ट्रैक्टर,
इरिगेशन सिस्टम्स, स्टोरेज, बीज, खाद और टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में इसका मतलब है फार्मिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना ताकि प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़े। इंडिया का एग्रीकल्चर ज्यादातर ट्रेडिशनल और मैनुअल लेबर पे डिपेंड करता है, इसलिए मॉडर्न टेक्निक्स लाने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी है। कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर की ग्रोथ और इकोनॉमी दोनों के लिए बैकबोन है। मेन बॉडी। 1. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब और इंपॉर्टेंस। डेफिनेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है नए कैपिटल एसेट्स बनाना जो प्रोडक्शन बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में इसका स्कोप है इरिगेशन, सॉइल डेवलपमेंट, फार्म इक्विपमेंट और एग्री टेक टूल्स। इंपॉर्टेंस। मैकेनाइजेशन और बेटर इनपुट से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। फार्मर्स हाई वैल्यू क्रॉप्स या अलाइड एक्टिविटीज जैसे डेयरी, पोल्ट्री कर सकते हैं। मानसून पर डिपेंडेंसी कम होती है इरिगेशन से। रूरल इनकम और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। एग्जाम्पल, ग्रीन रेवोल्यूशन टैब सक्सेसफुल हुई जब इरिगेशन, खाद और बीज के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ। 2. सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रूरल रोड्स, रिसर्च सेंटर्स बनाता है। एग्जाम्पल, PMKSY जैसे स्कीम्स इरिगेशन के लिए चलाए गए। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। फार्मर्स अपने लेवल पर ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, स्टोरेज खरीदते हैं। एग्री बिजनेस कंपनीज भी इन्वेस्ट करती है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस लोन देते हैं। FDI। फॉरेन कंपनीज एग्री प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन में इन्वेस्ट करती है। 3. ट्रेंड्स और चैलेंजेस। ट्रेंड्स। 1990 के बाद पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्लो हुआ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है लेकिन मोस्टली बड़े फर्मर्स तक लिमिटेड है। क्रेडिट एक्सेस इंप्रूव हुआ है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। चैलेंजेस। छोटे और मार्जिनल फार्मर्स के पास कैपिटल कम है। इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेस पर हाई इंटरेस्ट लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत अनइवन है। वेदर रिस्क्स भी इन्वेस्टमेंट को रिस्की बनाते हैं। 4. मेजर्स टू इंप्रूव कैपिटल फॉर्मेशन। पॉलिसी स्टेप्स। पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इरिगेशन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। एग्रीकल्चर क्रेडिट और इंश्योरेंस को एक्सपेंड करो। FPO प्रमोट करो ताकि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सके। टेक्नोलॉजी। डिजिटल क्रेडिट टूल्स और लो कॉस्ट मशीनरी का यूज करो। PPP मॉडल्स। एग्रो प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनकरेज करो। एग्जाम्पल, पंजाब और हरियाणा कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग से सक्सेसफुल रहे हैं लेकिन अब डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। कंक्लूजन। कैपिटल फॉर्मेशन एग्रीकल्चर के लिए बैकबोन है। जब तक फार्मर्स के पास सही इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो मॉडर्न टेक्निक्स या रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिलकर छोटे और मार्जिनल फार्मर्स तक कैपिटल पहुंचना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट और टेक्नोलॉजी पे फोकस करके है सस्टेनेबल ग्रोथ पॉसिबल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Define food security. Discuss the negative as well as positive effects of government policy on food security. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले फूड सिक्योरिटी को डिफाइन करना है। फिर बताना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज फूड सिक्योरिटी को कैसे इंपैक्ट करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से। इसमें PDS, NFSA जैसे स्कीम्स और उनके फायदे के साथ साथ उनके ड्रॉबैक्स भी डिस्कस करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हर व्यक्ति को हर समय पर पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके जो उसके सेहत और एक्टिव लाइफ के लिए जरूरी है। इसके 3 मेन पिलर्स होते हैं: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और यूटिलाइजेशन। भारत जैसे देश में, जहां आबादी बहुत ज्यादा है और लोगों का रोजगार एग्रीकल्चर पर आधारित है, फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने PDS और NFSA जैसे स्कीम्स शुरू किए हैं ताकि हर गरीब तक खाना पहुंच सके। फ्लैट हमें उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को समझना है। मेन बॉडी। 1. फूड सिक्योरिटी और उसके डायमेंशंस। परिभाषा और तत्व। फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर्स होते हैं: अवेलेबिलिटी, कितना खाना उत्पादित हो रहा है; एक्सेसिबिलिटी, लोग खरीद या पा रहे हैं या नहीं; यूटिलाइजेशन, खाना कितना पौष्टिक और सेफ है; और स्टेबिलिटी, लगातार उपलब्धता। भारत के लिए महत्व। 1.4 बिलियन से ज्यादा लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराना भूख कम करने और विकास के लिए जरूरी है। 2. सरकारी पॉलिसीज के पॉजिटिव इफेक्ट्स। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS। गरीब लोगों को सस्ती दर पर चावल, गेहूं और दाल मिलती है। इससे रूरल और अर्बन पुअर में भूख कम हुई है।
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013। देश की लगभग 2/3 आबादी को कानूनी रूप से खाना मिलता है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं जो न्यूट्रिशन इंप्रूव करते हैं। कृषि सुधार और योजनाएं। MSP से किसानों को उत्पादन बढ़ाने का प्रेरणा मिलता है। PM किसान और RKVY जैसे स्कीम्स से किसान की आय बढ़ती है। पोषण प्रोग्राम्स। मिड डे मील और ICDS बच्चों और महिलाओं के लिए पोषण को सुधारते हैं। इमरजेंसी मेजर्स। कोविड-19 के टाइम PM गरीब कल्याण अन्न योजना ने फ्री अनाज देकर भूख से बचाया। 3. नेगेटिव इफेक्ट्स और चुनौतियां। लीकेजेस और भ्रष्टाचार। PDS में राशन की चोरी, फेक कार्ड्स और बीच वाले इश्यूज है। रीजनल इम्बैलेंस। राइस और व्हीट पर ज्यादा ध्यान, मिलेट्स और पल्सेस नेग्लेक्ट हो जाते हैं। फिस्कल और स्टोरेज समस्या। सब्सिडी का खर्चा बहुत ज्यादा है। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के प्रॉब्लम से अनाज बर्बाद होता है। डिपेंडेंसी और डिस्टॉर्शन। MSP क्रॉप्स पर ज्यादा निर्भर किसान डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते। फ्री ग्रेन्स पर लोग कभी कभी निर्भर हो जाते हैं, वर्क इंसेंटिव कम होता है। न्यूट्रिशन गैप। पॉलिसीज कैलोरी पर फोकस करती है, बैलेंस्ड डाइट या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर नहीं। 4. आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड। टारगेटिंग और टेक्नोलॉजी। आधार बेस्ड रेशन कार्ड और बायोमेट्रिक सिस्टम से लीकेज कम हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन और न्यूट्रिशन। पल्सेस, मिलेट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को प्रमोट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, कोल्ड चेन और ट्रांसपोर्ट को सुधारना जरूरी है। होलिस्टिक अप्रोच। रोजगार, हेल्थ और एजुकेशन के साथ फूड पॉलिसी को इंटीग्रेट करना होगा। कंक्लूजन। फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ खाना देना नहीं है, बल्कि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन हर व्यक्ति तक पहुंचना है। PDS और NFSA जैसे पॉलिसीज ने बहुत मदद की है, पर अभी भी चैलेंजेस है जैसे लीकेज, न्यूट्रिशन गैप। टेक्नोलॉजी और डाइवर्सिफाइड पॉलिसी से हम फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी को और स्ट्रांग कर सकते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Explain the bipartite and tripartite models. What are the conditions for success of contract farming with special reference to small producers? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के 2 मॉडल्स, बायपार्टाइट और ट्रीपार्टाइट, समझाना है। फिर हमें बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन से कंडीशंस जरूरी हैं, खासकर छोटे फार्मर्स के लिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां एक बायर और फार्मर के बीच प्रोडक्शन का अग्रीमेंट होता है। बायर को रेगुलर सप्लाई मिलता है और फार्मर को मार्केट और प्राइस की गारंटी मिलती है। इसमें बिपार्टाइट और ट्रीपार्टाइट मॉडल्स अलग अलग तरीके से पार्टीज को इंक्लूड करते हैं। यह मॉडल स्मॉल फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस कम होते हैं। इस आंसर में हम दोनों मॉडल्स डिटेल में समझेंगे और सक्सेस के कंडीशंस देखेंगे। मेन बॉडी। ए, बायपार्टाइट मॉडल। डेफिनेशन। इसमें 2 पार्टीज होती है, फार्मर, प्रोड्यूसर, बायर, कंपनी, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर। कैसे काम करता है? बायर सीड्स, फर्टिलाइजर, ट्रेनिंग और टेक्निकल सपोर्ट देता है। फार्मर स्पेसिफाइड क्रॉप्स उगाता है और अग्रीड प्राइस पर बेचता है। क्वालिटी और पेमेंट टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होते हैं। एडवांटेजेस। सिंपल और क्लियर अरेंजमेंट होता है। फार्मर को अश्योर्ड मार्केट मिलता है। बायर को कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलती है। लिमिटेशंस। स्मॉल फार्मर्स को प्राइस एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। रिस्क बायर के फेवर में होता है। बी, ट्राइपार्टाइट मॉडल। डेफिनेशन। इसमें 3 पार्टीज होती है, फार्मर, बायर, फाइनेंशियल या इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, बैंक, गवर्नमेंट, एजेंसी। कैसे काम करता है? तीसरी पार्टी लोन्स, इंश्योरेंस या गारंटी देती है। गवर्नमेंट या कोऑपरेटिव इनपुट सप्लाई और मॉनिटरिंग में हेल्प करते हैं। ये मॉडल हाई वैल्यू या पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए ज्यादा होता है। एडवांटेजेस। फार्मर्स के लिए रिस्क कम होता है। ट्रस्ट और कंप्लायंस बढ़ता है। स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए हेल्पफुल। लिमिटेशंस। कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। सी, सक्सेस के लिए जरूरी कंडीशंस, स्मॉल फार्मर्स के लिए फोकस। फेयर और ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। प्राइस, पेमेंट और क्वालिटी के टर्म्स क्लियर होने चाहिए। इनपुट और टेक्नोलॉजी एक्सेस। हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जरूरी है। फाइनेंशियल सपोर्ट, इजी क्रेडिट, इंश्योरेंस और रिस्क शेयरिंग होना चाहिए। पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट फ्रेमवर्क्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और लीगल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए।
कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रस्ट, फार्मर्स को अवेयरनेस और ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। लॉन्ग टर्म बायर फार्मर रिलेशन होना चाहिए। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ एक बाय पर डिपेंडेंट ना रहना, क्रॉप्स और बायर्स डाइवर्सिफाई करने चाहिए। एग्जाम्पल्स, पेप्सिको के पोटैटो कॉन्ट्रैक्ट्स पंजाब के फार्मर्स के साथ बीपार्टाइट एग्जाम्पल है। शुगर मिल्स और फार्मर्स के बीच ट्रीपार्टाइट मॉडल बैंक्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है। अमूल जैसे डेयरी कोऑपरेटिव्स भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। कंक्लूजन, बायपार्टाइट और ट्रीपार्टाइट मॉडल्स फार्मिंग को ऑर्गेनाइज्ड और सिक्योर बनाते हैं। छोटे फार्मर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी, सपोर्ट और पॉलिसी हेल्प सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी पार्टी के इन्वॉल्वमेंट से रिस्क कम होता है और ट्रस्ट बढ़ता है। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग और फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स हो तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।